हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। वेलकम बैक टू एनएस इंग्लिश एकेडमी। दिस इज़ द वीडियो जहां आज मैं डिस्कस करने वाली हूं टॉप नॉवेल्स फ्रॉम द अमेरिकन लिटरेचर। एंड ट्रस्ट मी फ्रेंड्स, ये वो नॉवेल्स हैं जहां से आपको रिपीटेड क्वेश्चंस मिलते हैं इन योर एग्जामिनेशन। आई एम टॉकिंग अबाउट यूजीसी नेट एग्जामिनेशन। आप में से जो भी एस्पिरेंट्स दिसंबर के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, दिस वीडियो इज़ परफेक्ट फॉर दैम। ओके, अगर न्यू है डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब और प्लीज़ लाइक द वीडियो। लेट्स स्टार्ट टुडेज डिस्कशन। सो फर्स्ट जो मेरे अमेरिकन राइटर हैं दैट इज़ नदाइन हॉर्थरो, और इनका जो नॉवल है द स्कारलेट लेटर। इस पर्टिकुलर नॉवल एंड नदाइन हॉर्थरो को हम पहले स्टडी करेंगे, दैन वी विल मूव टुवर्ड्स द मेन कैरेक्टर्स ऑफ द नॉवल जो आपसे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको पता होना चाहिए जो आपके नदाइन हॉर्थरो हैं was a 19th century American novelist and short story writer हैं। इनफैक्ट इन्हें हम बेस्ट लेवल पर जानते हैं बिकॉज ऑफ इनके थीम्स, जहाँ पे ये एक्सप्लोर करते हैं सिन, गिल्ट, मोरालिटी एंड प्यूरिटन सोसाइटी, राइट। और इनकी जो राइटिंग्स हैं उनके स्टाइल आपको दिख जाएंगे जिसमें ये एलेगरी एंड सिम्बॉलिज्म का यूज़ करते हैं। तो ही यूज़ इन हिज राइटिंग एलेगरी एंड सिम्बॉलिज्म, राइट। अगर मैं इनके नदाइन हॉर्थरो के इम्पॉर्टेंट वर्क की बात करूँ, द स्कारलेट लेटर, सो देयर इज़ नो डाउट फ्रेंड्स कि हॉर्थरो का मोस्ट फेमस नॉवल है ये द स्कारलेट लेटर, जिसे 17th सेंचुरी प्यूरिटन बॉस्टन में सेट किया है। और ये जो नॉवल है एक्सप्लोर करती है एग्जैक्टली आई टोल्ड यू सिन, गिल्ट, hypocrisy and social judgment. So these idea you will have to keep in your mind before go towards the main characters of the novel. Let's talk about little bit about this novel as well, the main characters. तो first we have Hester Prynne. अभी हेस्टर प्राइन कौन होती है? हेस्टर प्राइन नॉवल में प्रोटैगनिस्ट होती है। शी हैज़ अ चाइल्ड एक्चुअली आउट ऑफ वेडलॉक एंड इज फोर्स्ड टू वियर अ स्कारलेट लेटर, राइट। स्कारलेट लेटर कौन सा होता है? वो ए, जो इनको पहनना पड़ता है। और वो क्यों पहनना पड़ता है? फॉर अडल्ट्री। आई विल एक्सप्लेन यू ऑन हर ड्रेस, राइट। अब देखिए होता क्या है, ये जो आपकी हेस्टर प्राइन होती है, आई एम टॉकिंग अबाउट ड्यूरिंग दैट टाइम, यानी कि 17th सेंचुरी जो प्यूरिटन बॉस्टन था, उसमें जो सोसाइटी था, वहाँ पे सोसाइटी के जो लोग थे उनका मानना था कि जो भी अफेयर या विदाउट मैरिज, जो भी जिनका भी अफेयर होता है सोसाइटी में, जो भी लोग ऐसे पाए जाते हैं, अडल्ट्री जिसे आप बोलते हैं, तो उनको एज ए शेम, राइट, उनको क्या दिया जाता है? स्कारलेट ए, अल्फ़ाबेट ए नाम का उनको अपने गले में पहनना पड़ता है। क्यों? बिकॉज ये साइन है उन्होंने जो शेमफुल वर्क किया है, ठीक है। तो शेमफुल वर्क के लिए ये एग्जैक्टली उनको पहनाया जाता था सोसाइटी में। तो हेस्टर प्राइन जो प्रोटैगनिस्ट थी, वन ऑफ थी जिनको ए स्कारलेट लेटर पहनाया गया था फॉर अडल्ट्री, राइट। नेक्स्ट हमारे पास है अर्थर डिमेस्डेल। अभी अर्थर डिमेस्डेल कौन है? ये मिनिस्टर होते हैं एंड पॉल के फादर होते हैं। आप कह सकते हैं जो हेस्टर प्राइन होती हैं, इनका लव अफेयर होता है बिटवीन अर्थर डिमेस्डेल। ओके, दिस थिंग यू विल हैव टू कीप इन योर माइंड। एंड इनसे इनको एक बेटी होती है जिसका नाम होता है पर्ल, राइट। और इसी वजह से इनको ये ए स्कारलेट पहनना पड़ता है। तो आपको इस चीज़ का ध्यान में रखना है। एक्चुअली ये जो थे ना आपके अर्थर डिमेस्डेल, ये इनके फादर तो थे पर्ल के, लेकिन इन्होंने हाइड किया था, राइट। इन्होंने हाइड किया था अपना रिलेशनशिप बिटवीन हेस्टर एंड अर्थर। इन दोनों का जो रिलेशनशिप था उसको इन्होंने सोसाइटी से हाइड किया था, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट इट कंसिडर गिल्ट एंड जस्ट बिकॉज ऑफ इट हेस्टर प्राइन एज वेल दी अर्थर, इन दोनों को ही सफ़र करना पड़ा इंटरनली। ओके, नेक्स्ट वी हैव रोगर चिलिंगवर्थ। दिस इज़ इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर। ये कौन होते हैं? ये हेस्टर के, जो हेस्टर प्राइन होती है, इनके ओल्ड हस्बैंड होते हैं। हस्बैंड तो होते हैं लेकिन सिर्फ नाम के होते हैं, जो कभी भी जिन्होंने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को कभी भी मतलब आप बोल सकते हो फॉलो नहीं किया। एज ए हस्बैंड उन्हें जो भी वर्क करना होता है उन्होंने नहीं किया, ठीक है। और वो कहीं बाहर चले जाते हैं, आप बोल सकते हो उन्हें छोड़ के जा चुके होते हैं आपकी हेस्टर को, एंड हु कम्स बैक एंड टेक्स रिवेंज टू डिमेस्डेल। और जब इनको रोगर को पता चलता है, चिलिंगवर्थ
इनका जो नेम है, जब इनके हस्बैंड को पता चलता है कि जो मेरी वाइफ है उसका लव अफेयर चल रहा है अदर के साथ, तो अभी ये रिवेंज लेना चाहते हैं इससे, ठीक है। तो दिस इज़ द स्टोरी अबाउट, ये बहुत अच्छी स्टोरी है, आपको स्टोरी को पढ़ना पड़ेगा। इनफैक्ट आपको थीम्स को ध्यान में रखना है, सिन, गिल्ट, ये सभी थीम जो है इंपॉर्टेंट है। और सिम्बोलिज्म से भी आपको क्वेश्चन मिलता है एग्जाम में, जैसे कि द स्कारलेट लेटर ए, सिंबल ऑफ अडल्ट्री बट लेटर बिकम सिंबल ऑफ स्ट्रेंथ। तो ये जो आपकी हेस्टर प्राइम होती है, ये सोसाइटी को प्रूफ कर देती है एट द लास्ट ऑफ द नॉवल कि जो ये सिंबल था ए का, वो किस तरीके से कन्वर्ट कर देती है इनटू द स्ट्रेंथ, ठीक है। तो ये चीज़ आपने ध्यान में रखनी है। एज वेल आपने इसके इम्पॉर्टेंस देखना है, नॉवल की इम्पॉर्टेंस क्या है। एक तो देखिए, ये फर्स्ट ग्रेट अमेरिकन सिम्बॉलिक नॉवल है आपकी, फर्स्ट ग्रेट अमेरिकन सिम्बॉलिक नॉवल है, ठीक है। दिस थिंग यू विल हैव टू जस्ट कीप इन योर माइंड एंड इट शोज डार्क रोमांटिसिज्म ट्रेडिशन। तो कहीं ना कहीं ये डार्क जो रोमांटिसिज्म ट्रेडिशन था ड्यूरिंग 17th सेंचुरी, तो कहीं ना कहीं उसको एक्सप्लोर करती है। इनफैक्ट दिस नॉवल क्रिटिक रिजिड मोरालिटी एंड हाइपोक्रेसी ऑफ प्यूरिटनिज्म। जो प्यूरिटनिज्म की जो हाइपोक्रेसी थी, जो भी अनजस्ट हो रहा था जस्ट बिकॉज ऑफ प्यूरिटन्स, तो इन सभी चीज़ों को क्रिटिसाइज किया गया है विद द हेल्प ऑफ दिस नॉवल। एज वेल ये नॉवल आपके इम्पॉर्टेंट है बिकॉज ये थीम्स जैसे कि सिन हो गया, पनिशमेंट हो गया, फीमेल स्ट्रेंथ को एक्सप्लोर करती है। दैट्स वाई दिस नॉवल इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। तो जितना भी इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स था मैंने आपको बता दिया। अपार्ट फ्रॉम दिस आपको ईयर ऑफ पब्लिकेशन ध्यान रखना है। द स्कारलेट लेटर का उसका जेनर आपको पता होना चाहिए, क्या जेनर है, डार्क रोमांटिसिज्म और एलेगोरिकल नॉवल है। और इसके थीम्स आपको ध्यान में रखने हैं और सिंबल आपको ध्यान में रखना है। अपार्ट फ्रॉम दिस यू नो नीड टू जस्ट स्टडी एनीथिंग रिगार्डिंग दिस पर्टिकुलर नॉवल, और मेन कैरेक्टर्स आपको देख के जाने। नाउ लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट वन। सो गाइज नेक्स्ट नंबर हमारे पास जो अमेरिकन राइटर हैं, वी हैव हरमन मेलविल। इनसे भी क्वेश्चन आपको एग्जामिनेशन में डिफरेंट फॉर्मेट में मिलता है। इनका मॉबी डिक का आपको कैरेक्टर्स देख के जाना है। 1851 फाइनली इसका पब्लिकेशन है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट हरमन मेलविल। अभी हरमन मेलविल आपके मेजर अमेरिकन नॉवलिस्ट हैं, शॉर्ट स्टोरी राइटर हैं, पोएट हैं और 19th सेंचुरी, राइट, 19th सेंचुरी इनका जो टाइम लाइन है, दिस यू हैव टू कीप इन योर माइंड। एंड ही इज़ मोस्ट फेमस फॉर ही सी एडवेंचर नॉवल्स। सी एडवेंचर नॉवल्स के लिए इनको जाना जाता था। दिस थिंग यू विल हैव टू जस्ट कीप इन योर माइंड। और सी नॉवल, सी एडवेंचर नॉवल में इनका मॉबी डिक इज़ द एग्जाम्पल। ये इनका एक सी एडवेंचर नॉवल है, मॉबी डिक, राइट, जिसे इन्होंने, राइट, 1851 में पब्लिश करा है। दिस थिंग यू विल हैव टू जस्ट कीप इन योर माइंड। फ्रेंड्स ये जो इनका द मॉबी डिक है, इसका सब टाइटल भी है, इसका जो फ्रेंड सब टाइटल है उसे आपने ध्यान में रखना है, क्योंकि यहाँ से भी आपको क्वेश्चन एग्जाम में फ्रेम होते हैं। द वेल, राइट, द वेल, दिस इज द सब टाइटल। मॉबी डिक इनका कंसीडर किया जाता है मास्टरपीस, ओके, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट अमेरिकन नॉवल में कंसीडर किया जाता है मॉबी डिक, क्योंकि इट इज़ एन एलेगोरिकल टेल है ऑफ गुड वर्सेस इविल। और इसमें आपको फेट देखने मिल जाएगा, ओबेसेंस देखने मिल जाएगा। दैट्स वाई वी कॉल्ड इट इम्पॉर्टेंट, इनफैक्ट द मास्टरपीस ऑफ हरमन मेलविल। नाउ इसमें जो मेन कैरेक्टर्स आपने देखने हैं, तो फ्रेंड्स ये जो इनका मॉबी डिक है, इसमें आपको एडवेंचर स्टोरी मिल जाएगा, एक एलिगरी है, और इसमें आपको वेलिंग शिप का जर्नी दिखाया गया है, जिसमें कैप्टन अहाब लीड करते हैं, राइट। तो उनका जो अहाब हैं, उनका एक ही मोटिव होता है उनकी लाइफ का कि उन्हें मॉबी डिक को किल करना है, क्योंकि उसने उनसे उनकी टांग छीन ली थी, राइट। सो दैट इज़ वाई वो वहाँ पे एडवेंचर लेना चाहते हैं और रिवेंज लेना चाहते हैं, टू किससे, मॉबी डिक से, ठीक है। तो दिस इज़ ओवरऑल द स्टोरी। और इसमें जो आपके मेन कैरेक्टर हैं इशामेल, तो ये नरेटर ऑफ द स्टोरी हैं। एज वेल आप बोल सकते हो अ कॉमन सेलर होते हैं जो ज्वाइन करते हैं वेलिंग शिप को, पिकॉड। देखिए जो वेलिंग शिप है उसका नाम होता है पिकॉड, PEQUOD, पिकॉड, राइट। और यहाँ पे ही रिप्रेजेंट क्यूरियोसिटी, ऑब्जर्वेशन एंड फिलोसफी हियर, राइट। एंड नेक्स्ट वी हैव कैप्टन अहाब। कैप्टन अहाब ऑब्सेसिव कैप्टन ऑफ द पिकॉड के होते हैं। पिकॉड जो मैंने आपको बताया था, नेम ऑफ द शिप। नाउ दिस इज़ द नेम ऑफ पिकॉड। एंड कैप्टन जो आपके अहाब हैं, ये क्या कर रहे हैं, ये ओबेस्ड हैं, क्योंकि ये रिवेंज लेना चाहते हैं मॉबी डिक से। वाई, बिकॉज ऑफ मॉबी डिक
he leads to tragedy. Okay, that's why he won't take revenge. And next we have क्विक एग. ठीक है. नाउ दिस, ये आपके एक हार्पूनर होते हैं, हार्पूनर फ्रॉम द साउथ सीज. एक्चुअली ईशा मेल के क्लोज फ्रेंड हैं ये, जो रिप्रेजेंट करते हैं फ्रेंडशिप एंड कल्चरल डाइवर्सिटी. किस तरीके से कल्चरली वो डाइवर्स हैं, इवन देन दे हैव गुड फ्रेंडशिप बिटवीन बोथ. ओके, सो दिस इज क्वीन क्वैक. एंड अनदर स्टारबक जो है द फर्स्ट मैट ऑफ द फिश. ये कौन होते हैं? फर्स्ट मैट होते हैं जो फिश के होते हैं, यानी कि अ क्वैकर होते हैं एंड अ रिलीजियस मैन होते हैं, जो रिप्रेजेंट करते हैं रीजन एंड मोरालिटी. राइट, तो फर्स्ट मैट होते हैं ये हु रसिस्ट अहाब ओबेसन्स. ओके, एंड मॉबी डिक के बारे में तो हमने अभी पीछे डिस्कस ही कर लिया था. मॉबी डिक तो एज द टाइटल ऑफ द नॉवल, तो ये आपकी वो बिग वेल है जिससे ये अहाब जो हैं आपके रिवेंज लेना चाहते हैं. तो यहाँ मैंने आपको मेन कैरेक्टर्स हरमन मेलविल एंड मॉबी डिक का ओवरऑल आइडिया आपके साथ मेंशन कर दिया, जिससे आपको हेल्प मिले आपकी एग्जामिनेशन में. तो फ्रेंड्स, आपने क्या क्या चीज़ें फाइनली प्रिपेयर करनी है फ्रॉम दी मॉबी डिक. एक तो आपने पब्लिकेशन ईयर देख के जाना है. सेकंड, आपने जेनरा देखना है कि ये एक एडवेंचर है और इसमें एलेगरी, इनफैक्ट द सिम्बॉलिक नॉवल भी है. नरेटर आपको ध्यान में रखना है. नरेटर कौन है? ईशा मेल है. एंड आपके सेंट्रल कॉन्फ्लिक्ट क्या है इसके अंदर? तो ये सेंट्रल कॉन्फ्लिक्ट क्या है? जो कैप्टन अहाब वर्सेस मॉबी डिक. कैप्टन अहाब क्या करना चाहते हैं? रिवेंज लेना चाहते हैं मॉबी डिक से. ठीक है, और इसका ओपनिंग लाइन, जो इसका फेमस ओपनिंग लाइन है, कॉल मी ईशा मेल, कॉल मी ईशा मेल. अब देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने आपको सभी PYQs यहाँ तक, ये जो सभी मैंने आपको इसका जेनरा, पब्लिशिंग ईयर, नरेटर, सेंट्रल कॉन्फ्लिक्ट, फेमस ओपनिंग लाइन, यहीं सबसे आपको क्वेश्चन ऑलरेडी एग्जामिनेशन में बन चुके हैं. नो नीड टू अगेन एंड अगेन जस्ट प्रैक्टिस दी सेम क्वेश्चन, जस्ट प्रिपेयर योर सेल्फ. जो भी मैं आपको टॉपिक्स बोल रही हूँ करने के लिए, लाइक इसका पब्लिशिंग ईयर, जेनरा, नरेटर, इसका सेंट्रल कॉन्फ्लिक्ट एंड फेमस ओपनिंग लाइंस, यहाँ समझ लीजिए आपने 5 मेजर PYQ सॉल्व कर लिए अगर आप ये 5 थिंग्स, इनकी इंपॉर्टेंट फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन को अपने माइंड में सस्टेन करके रखते हैं. राइट, नाउ लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट वन. तो फ्रेंड्स, नंबर 3 जो हमारे इंपॉर्टेंट अमेरिकन राइटर में है, हैरियट बीचर स्टॉप. ये फीमेल है, इनफैक्ट एन अमेरिकन ऑथर है, और इन्होंने जो अंकल टॉम्स कैबिन लिखा था, दैट वाज 1852 पब्लिकेशन विच बिकेम वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल बुक्स अगेंस्ट स्लेवरी इन अमेरिका. तो ये आपकी बेस्ट बुक है ऑन स्लेवरी. ओके, दिस थिंग यू विल हैव टू जस्ट कीप इन योर माइंड. ये जो फ्रेंड्स नॉवल है, इसमें आपको स्ट्रॉन्ग एंटी स्लेवरी फीलिंग्स राइट देखने मिल जाएगी, जिसे बोला है द बुक दैट स्टार्टेड द अमेरिकन सिविल वॉर. आपको पता है, दिस इज अ इम्पॉर्टेंट स्टेटमेंट, द बुक दैट स्टार्टेड द अमेरिकन सिविल वॉर. अगेन आई एम जस्ट रिपीटिंग, द बुक दैट स्टार्टेड द अमेरिकन सिविल वॉर. ये जो स्टेटमेंट है आपका अब्राहम लिंकन ने दिया था, किसके लिए? आपकी हैरियट बीचर स्टॉप. और हैरियट बीचर स्टॉप जो है, उनका जो एक पर्टिकुलर नॉवल था, अंकल टॉम्स नॉवल, अंकल टॉम्स कैबिन. तो ये जो इनका जब नॉवल आया था, इसको इतना ग्रेट लेवल पर स्टडी किया गया था. इनफैक्ट इसका सेलिंग इतना अच्छा हुआ था जस्ट बिकॉज ऑफ दैट. आपके जो अब्राहम लिंकन है, जो प्रेसिडेंट थे, उन्होंने इतना इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट दिया था कि ये जो बुक है, द बुक दैट स्टार्टेड द अमेरिकन सिविल वॉर. ओके, दिस थिंग यू विल हैव टू कीप इन योर माइंड. फ्रॉम देयर यू गेट द क्वेश्चन. इनफैक्ट मैनी टाइम एग्जामिनेशन में आपसे पूछा जा चुका है. नाउ लेट्स टॉक अबाउट लिटिल बिट अंकल टॉम्स कैबिन. अंकल टॉम्स कैबिन एक सेंटिमेंटल नॉवल है जो अगेंस्ट है आपके स्लेवरी के, और जो शो करती है क्रूलिटी ऑफ स्लेव ऑनर. जो स्लेव ऑनर होते हैं वो किस तरीके से क्रूल होते हैं टूवर्ड्स दी स्लेवरी. तो ये सभी चीज़ें रिप्रेजेंट की गई हैं इन दिस नॉवल. एंड ह्यूमैनिटी ऑफ इंस्लेव्ड अफ्रीकन अमेरिकन इसके अंदर दिखाया गया है. ठीक है, अभी मैं आपको इसके मेन कैरेक्टर्स बताऊंगी. जैसे फर्स्ट वी हैव टू डिस्कस अबाउट दी अंकल टॉम. अंकल टॉम को आपने अच्छे से देखना है, इनका क्या रोल था नॉवल में. मतलब ये आपके मेन कैरेक्टर थे जो डीपली रिलीजियस, काइंड एंड लॉयल स्लेव थे, और जो सफ़र कर रहे थे ग्रेटली बट रिमेन्स फेथफुल टू हिज क्रिश्चियन बिलीव्स. क्रिश्चियन बिलीफ से इनका जो आप बोल सकते हो सरफेस था, मतलब क्रिश्चियन बिलीफ को ये एक्सेप्ट करते थे, उनको मानते थे. इनका बिलीफ था कहीं ना कहीं क्रिश्चियनिटी में, और अपने रिलीजियस और काइंड एंड लॉयल होने के साथ साथ इनका जो
मतलब स्लेव आप बोल सकते हो, जो मतलब अभी मैंने पीछे आपको एक वर्ड बताया था, स्लेव ऑनर। जो इनके स्लेव ऑनर थे, यानी कि जो ऑनर थे इनके, उनकी क्रूलिटी के बाद भी इन्होंने अपना जो एक लॉयल, अपना जो काइंड और अपना जो एक इनका एक वे है जीने का, सच्चाई के रास्ते पर, उसको इन्होंने कभी भी इधर से उधर नहीं होने दिया आफ्टर सफरिंग अलॉट। ठीक है, तो दिस मेन थिंग यू विल हैव टू जस्ट कीप इन योर माइंड रिगार्डिंग अंकल टॉम। नेक्स्ट जो हमारे कैरेक्टर हैं दैट इज़ एलिज़ा। एलिज़ा के बारे में मैं आपको बताऊंगी। एलिज़ा जो होती है इसमें एक स्लेव वुमन होती है। ठीक है, स्लेव वुमन होती है जो स्कैप हो जाती है टू स्लेव हर यंग सन। अपने छोटे बेटे को लेके वो वहाँ से भाग जाती है, राइट, हैरी फ्रॉम बीइंग सोल्ड। और इनका जो हैरी होता है उसको क्या कर देते हैं, उसको कोई खरीदे ना, मतलब कि जो इनका बेटा हैरी है, आई एम जस्ट राइटिंग हियर, उसको कोई ना खरीदे और वो स्लेव ना बने उनकी माँ की तरह। तो शी एक्चुअली एस्केप टू जस्ट टेक हर सन हैरी। ओके, तो उसके बाद क्या होता है, इसमें जो ये मदर हैं एलिज़ा हैरीज हैं, इनका बहुत ज़्यादा करेज और इनका जो मदरली लव है, राइट, उसे बहुत स्ट्रॉन्ग वे में दिखाया गया है नॉवल के अंदर। तो आपने इसको ध्यान में रखना है। नाउ नेक्स्ट जो हमारे इम्पॉर्टेंट मेन राइटर कैरेक्टर है जो आपको ध्यान में रखना है, सिमोन लीग्री। अभी सिमोन लीग्री कौन है? ये एक क्रूल प्लांटेशन ऑनर होता है जो मेन विलन है ऑफ द नॉवल का, मेन विलन है ये। ठीक है, क्रूल स्लेव ऑनर है ये। एंड इसकी जो मतलब एक तरीका है टू ट्रीट स्लेव्स, वो बहुत ही ज़्यादा ब्रूटल है। स्पेशली अंकल टॉम को ये बहुत ही ब्रूटली तरीके से बोल सकते हो ट्रीट करते थे इन द नॉवल। ओके, तो ये चीज़ें आपने ध्यान में रखनी है। ईवा, ईवा एक लिटिल ईवा इसको बोल सकते हो। ये एक स्वीट एंजेलिक वाइट गर्ल होती है, मतलब जो फ्रेंड होती है या जो भी फ्रेंड कर लेती है अंकल टॉम के साथ, उसका अच्छा फ्रेंडशिप रहता है, दोस्त बन जाती है उनकी। एंड शी सिम्बोलाइज क्रिश्चियन लव एंड काइंडनेस। तो ये कहीं ना कहीं क्रिश्चियन लव, जो क्रिश्चियन आपका जो क्रिश्चियन लव है एंड एज वेल काइंडनेस को क्या करती है, सिम्बोलाइज कर रही है। क्रिश्चियन लव एंड काइंडनेस को सिम्बोलाइज कर रही है। होप यू अंडरस्टैंड। नाउ लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट वन। उससे पहले फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि ये जो आपकी नॉवल है अंकल टॉम्स कैबिन, यहाँ पर आपने एक तो थीम्स देख के जाने, थीम्स का आपने ध्यान में रखना है, पब्लिकेशन ईयर का ध्यान रखना है, इसका जेनरा क्या है, दिस इज़ द एबॉलिशनिस्ट एंड एंटी स्लेवरी नॉवल है। और ये इंस्पायर्ड है किससे, एबॉलिशन मूवमेंट, जो एबॉलिशन मूवमेंट आया था अमेरिका का, एबॉलिशन मूवमेंट। ठीक है, जो एबॉलिशन मूवमेंट था अमेरिका का, उससे कहीं ना कहीं इंस्पायर्ड थी। और इसमें मेन विलेन कौन था, सिमोन लीग्रे, इसे आपने ध्यान में रखना है, एज वेल हीरो ऑफ द नॉवल अंकल टॉम। तो ये सभी फैक्ट्स आपने ध्यान में रखने हैं रिगार्डिंग दिस पर्टिकुलर नॉवल एंड मेन कैरेक्टर्स मैंने आपको बता दिए। नाउ लेट्स मूव ऑन। तो फ्रेंड्स जो हमारे नेक्स्ट है मार्क ट्वेन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट अमेरिकन नॉवलिस्ट हैं। इनफैक्ट इनको फादर ऑफ अमेरिकन लिटरेचर बोला जाता है, कंसीडर किया जाता है, क्योंकि अपने ह्यूमर, सटायर, मिसिसिपी रिवर काइंड्स ऑफ स्टोरीज़ ये दिखाते हैं अपनी राइटिंग्स में। इस चीज़ के लिए इनको ज़्यादा जाना जाता है। मिसिसिपी रिवर हो गया एंड आपका ह्यूमर हो गया, सटायर हो गया, दीज थिंग्स आर एसोसिएटेड विद मार्क ट्वेन एंड ही कंसिडर फादर ऑफ अमेरिकन लिटरेचर। एज वेल इनका जो राइटिंग स्टाइल है उसमें आपको लोकल डायलैक्ट, सोशल क्रिटिसिज्म का इम्पैक्ट देखने मिल जाएगा, राइट। तो लेट्स मूव ऑन। इनका जो इम्पॉर्टेंट नॉवल है द एडवेंचर ऑफ हकलबरी फिन, दिस इज़ 1884 पब्लिकेशन। दिस नॉवल इज़ कंसिडर्ड वन ऑफ द फर्स्ट ग्रेट अमेरिकन नॉवेल्स, क्योंकि ये आपका सीक्वल है एडवेंचर ऑफ टॉम सेवर का, टॉम सेयर का सीक्वल है। नाउ दिस थिंग यू विल हैव टू कीप इन योर माइंड। आई एम जस्ट राइटिंग हियर द एडवेंचर ऑफ टॉम सेयर। ठीक है, इसी का क्या है, ये सीक्वल है। ओके, और ये डील करती है रेस हो गया आपका, स्लेवरी हो गया, मोरालिटी हो गया एंड फ्रीडम, राइट। तो इसमें बेसिकली एक जर्नी दिखाई गई है ऑफ अ बॉय जिसका नाम होता है हक। क्या नाम होता है उसका, हक, HUCK। हक की स्टोरी दिखाई गई है जो एक्चुअली रन अवे हो जाता है स्लेव से, जो जिम होता है, ऑन अ राफ्ट डाउन द मिसिसिपी रिवर।
ठीक है। तो आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है कि ये जो लड़का होता है हक, ये कहीं ना कहीं भाग जाता है क्योंकि ये नहीं चाहता कि मैं जो है स्लेव वाली लाइफ को जीऊँ। जो एक जिम मिसिसिपी रिवर है उसके राफ्ट से ये क्या करता है, अपना जो जर्नी है उसको तय करता है। तो ये जो रिवर है मिसिसिपी रिवर, यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंस है क्योंकि यहाँ से आपको क्वेश्चन बनते हैं। यू नीड टू जस्ट कीप इन योर माइंड। ओके, अब इसके मेन कैरेक्टर्स देख लेते हैं। फर्स्ट वी है हकलबेरी फिन। तो ये हकलबेरी फिन आपका वही बॉय है जिसे मैंने हक बताया था। ये एक्चुअली नरेटर एंड प्रोटैगनिस्ट है ऑफ द नॉवल का। बॉय है जो रिजेक्ट करता है सिविलाइज्ड सोसाइटी एंड फॉलो करता है हिज ओन सेंस ऑफ मोरालिटी। ये बिल्कुल नहीं चाहता कि जो भी सोसाइटी में चल रहा है, वो चाहता है कि मेरी खुद की अपनी एक मोरालिटी हो, अब मेरी खुद की सेंस ऑफ मोरालिटी हो, जिससे मैं क्या करूँगा, अपनी आगे की लाइफ को लीड करूँगा। तो दैट्स वाई ये क्या होता है, मतलब कि इंपॉर्टेंट एक तो कैरेक्टर है, इस चीज़ का ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव जिम। तो ये जो जिम होता है ये इंस्लेव्ड मैन होता है। तो जो यहाँ पर रन अवे, देखो जो हक होता है ना, जो हकलबेरी होता है, ये तो एक रन अवे बॉय होता है, आप इसको मान के चलिए। एंड जिम जो होता है इन द नॉवल, ये जो लड़का होता है ये होता है भागा हुआ, आप बोल सकते हो स्लैव, मतलब कि ये रन अवे स्लैव होता है जो क्या करता है हक के साथ, यानी कि जिम एंड हक, दीज बोथ जो कैरेक्टर्स हैं आपकी नॉवल में, ये दोनों क्या करते हैं, साथ साथ अपनी जर्नी को तय करते हैं। एंड इनको जो भी एडवेंचर्स एंड इमेजिनेटिव्स जो भी इनको देखने मिलता है, उन सभी चीज़ों में ये साझेदार रहते हैं। और इन्होंने ना कहीं और फ्रेंड्स, ये जो जिम होता है ना, इसके अंदर एक डिज़ायर होती है कि फ्रीडम होने की, मतलब कि ही जस्ट वांट टू फ्री, लॉयल्टी, ह्यूमैनिटी, ये सभी सिंबलाइज जो हैं आपके एसोसिएटेड है जिम से। तो बेसिकली हक और जिम क्या होते हैं, साथ साथ अपनी जर्नी को तय करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास एक कैरेक्टर है टॉम सेयर। ये हक का मिस्चीवियस फ्रेंड होता है। जो आपके ये हकलबेरी हैं, इनका फ्रेंड होता है ये दोनों जो फ्रेंड्स होते हैं आपको या तो स्टार्टिंग में मिलेंगे नॉवेल्स में और एट द एंड ऑफ द नॉवल आपको देखने मिलेंगे। इसके बाद आपके आते हैं पेपफिन। ये कौन होते हैं, ये हक जो होते हैं ना, जो प्रोटैगनिस्ट है नॉवल का, उनके ये कौन होते हैं, अब्यूजिव ड्रंकर्ड फादर होते हैं। मतलब ही इज़ नॉट गुड इन हिज कैरेक्टर और रिप्रेजेंट इन्होंने करप्शन एंड हाइपोक्रेसी को किया है इन सोसाइटी। सो ही जस्ट डोंट गिव अटेंशन टुवर्ड्स हिज फादर। तो हियर आई टॉक्ड अबाउट मेन कैरेक्टर जो आपको इस नॉवल से देख के जाने। अपार्ट फ्रॉम दिस आपको थीम्स को ध्यान में रखना है, लाइक स्लीव, आपका स्लैब हो गया, रेस हो गया, फ्रीडम हो गया, ये सभी आपके इंपॉर्टेंट हैं। एंड अगेन यू विल हैव टू कीप इन योर माइंड, ये जो आपका नॉवल है इसको 1884 दिस इज़ द ईयर ऑफ पब्लिकेशन, जब इसे यूके में पब्लिश कराया था, एंड 1885 में इसको यूएस में पब्लिश कराया था। दीज टू थिंग्स यू विल हैव टू कीप इन योर माइंड। एंड इसका जो जेनरा है दैट इज़ अ पिकारेस्ट नॉवल, रियलिस्टिक फिक्शन एंड सटायरिकल नॉवल। कौन कौन सी है ये पिकारेस नॉवल सॉरी फ्रेंड्स, एंड आपका रियलिस्टिक, ठीक है, एंड ये आपका एक सटायरिकल नॉवल है। दीज थिंग यू विल हैव टू कीप इन योर माइंड। एंड इसमें नरेटर कौन है, हक फिन, ओके। एंड फेमस फॉर यूज ऑफ डायलेक्ट्स, criticism of slavery, satire of society. तो these things are important for exam point of view. and आपको the great American novel करके अगर क्वेश्चन आएगा then we have adventure of Huckleberry Finn. okay, let's move on the next one. तो फ्रेंड्स नंबर 5 हमारे पास हेनरी जेम्स हैं। तो मैं आपको पहले हेनरी जेम्स के बारे में बताऊंगी। जो हेनरी जेम्स है ये अमेरिकन बॉर्न राइटर तो थे, लेकिन आफ्टर दैट ही टुक द ब्रिटिश सिटीजनशिप, ओके। और साइकोलॉजिकल रियलिज्म के लिए जाने जाते हैं, इंटरनेशनल थीम्स, राइट, अपनी राइटिंग्स में आपको इनकी राइटिंग्स में देखने मिलेंगे। एंड अमेरिकन इनोसेंस एंड यूरोपियन सोफिस्टिकेशन के लिए जाने जाते हैं, ओके। दिस थिंग यू विल हैव टू जस्ट कीप इन योर माइंड। नाउ अ पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी, दिस इज 1881 पब्लिकेशन। दिस इंपॉर्टेंट नॉवल जो स्टोरी बताती है इशाबेल आर्चर, जो इसमें क्या होते हैं, एक अमेरिकन वुमन होती है जो क्या कर लेती है तो फ्रेंड्स ये जो आपकी इशाबेल आर्चर होती है, इनको ना इनहेरेंट
इनहेरिट्स मनी मिल जाती है, जो हमें विरासत में मिलती है ना, मतलब इनहेरिट जो हमारे एल्डर्स होते हैं उनसे हमें मनी मिल जाती है, तो इनको अपनी विरासत में अच्छी खासी मनी मिलती है। अच्छा, ये जो लेडी होती है, विमन होती है, इसाबेल आर्चर होती है, ये बहुत ही ज़्यादा इंडिविजुअल फ्रीडम एंड सोशल प्रेशर से बचना चाहती हैं। तो काइंड्स ऑफ लाइफ शी जस्ट वांटेड टू लिव। लेकिन क्या होता है इनकी लाइफ में, इनकी जो शादी हो जाती है वो गिलबर्ट ऑसमंड से हो जाती है। एक सेल्फिश इनका हस्बैंड होता है, बिकॉज ऑफ टू मैरिज दैट पर्टिकुलर पर्सन। तो ये जो हो जाती है, ये ट्रैप हो जाती है एक अनहैप्पी मैरिज लाइफ में, ठीक है, क्योंकि इनका जो हस्बैंड होता है वो अच्छा नहीं होता है। कॉन्फ्लिक्ट रहती है इनके और अपने हस्बैंड के बीच में, काइंड्स ऑफ फ्रीडम को लेके सोसाइटल प्रेशर इनके माइंड पर रहने लगता है। तो ये एक बहुत अच्छी लेडी वुमेन होती है, लेकिन इनकी लाइफ बर्बाद हो जाती है आफ्टर शी मैरिड दिस पर्टिकुलर पर्सन नेम गिलबर्ट ऑसमंड, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारे पास कैरेक्टर है दैट इज इम्पॉर्टेंट है मैडम मर्ले। मैडम मर्ले कौन होती हैं? ये एक सफोस्टिकेटेड यूरोपियन वुमन होती हैं जो बी फ्रेंड्स होती हैं इसाबेला की, लेकिन ये कहीं ना कहीं उसको मैनिपुलेट्स करती हैं हर इनटू मैरिंग ऑसमंड, क्योंकि यही उनकी दोस्त बन के उन्हें कहीं ना कहीं ऑसमंड के साथ में फंसाती हैं, जो इनके हस्बैंड बनते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव राल्फ। राल्फ कौन होते हैं? ये आपके इसाबेल के कज़िन होते हैं जो उनसे लव करते हैं, ठीक है। लेकिन आपको पता है जो राल्फ होते हैं ना, इन्हीं की वजह से इनको इनहेरेंट मनी मिलता है, क्योंकि इनका मानना है आपके जो राल्फ होते हैं, ये कहते हैं कि जो आपकी ये हैं इसाबेल हैं, ये चाहते हैं इसाबेल ना जो चाहती है वो उस तरीके से रहे। मतलब ये एक बहुत अच्छा इंसान होता है, ये चाहता है कि एक इंसान की अपनी चॉइस क्या होती है, लिविंग चॉइस क्या होती है, वो किस तरीके से जीना रहना चाहता है। तो ये उस चीज़ को अंडरस्टूड करते थे, बट दिस पर्सन नॉट अंडरस्टैंड, ये जो ऑसमंड था जो इनका एक्चुअल में हस्बैंड बनता है। लेकिन जो राल्फ थे वो इनसे कहीं ना कहीं लव करते थे, इनको लगता था कि कि जो भी लाइफ है इसाबेल की वो अकॉर्डिंग टू अपनी टर्म्स एंड कंडीशन पर जिए। तो दिस इज़ द स्टोरी ऑल अबाउट, ठीक है। मैंने आपको लिटिल बिट बता दिया, तो आपने अगेन इसका थीम देख के जाना है, पब्लिकेशन ईयर का ध्यान रखना है, हीरोइन का आपको ध्यान रखना है इसाबेल। यहाँ से आपको क्वेश्चन बनता है, सेंट्रल कॉन्फ्लिक्ट्स आपसे पूछ ली जाती है कि ये फ्रीडम वर्सेस मैरिज एंड सोशल कन्वेंशंस पर बेस्ड है, एंड दिस नॉवल इज़ बेस्ट और फेमस फॉर साइकोलॉजिकल रियलिज्म एंड इंटरनेशनल थीम को लेकर ये नॉवल आपकी बहुत ज़्यादा फेमस थी। ये चीज़ें आपने ध्यान में रखनी है। नाउ लेट्स मूव ऑन द नंबर 6, एडिथ वॉर्टन। एडिथ वॉर्टन का हम लोग देखेंगे द एज ऑफ इनोसेंस, दैट वॉज पब्लिश 1920। तो फ्रेंड्स, एडिथ वॉर्टन इम्पॉर्टेंट नॉवलिस्ट हैं, अमेरिकन लिटरेचर की शॉर्ट स्टोरी राइटर हैं एंड डिज़ाइनर भी हैं, एज वेल क्रिटिक भी हैं। इनफैक्ट फर्स्ट वुमन भी हैं जिन्होंने पुलित्जर प्राइज़ फॉर फिक्शन के लिए गेट किया था फॉर हर नॉवल द एज ऑफ इनोसेंस। 1921 में इस पर्टिकुलर नॉवल को पुलित्जर प्राइज़ मिला था। अभी क्योंकि मैं आपसे ये डिस्कस कर रही हूँ तो मैं आपको बता दूँ, पुलित्जर प्राइज़ विनिंग नॉवल्स की लिस्ट आपने अपने पास सिक्योर करके रखनी है। फ्रॉम देयर यू ऑल्सो गेट डेफिनेटली क्वेश्चन इन योर एग्जामिनेशन. If you need, so comment me below. I will suggest you. I have uploaded that video also where I talked about important सभी जितनी भी novels हैं winning है Pulitzer Prize से, along with their year of publication I have just mentioned there. तो आपने मुझे comment करना है, I'll tag in the comment section of your. Let's move on ahead. हम लोग study करते हैं एडिथ वॉर्टन को, ठीक है। तो एडिथ वॉर्टन पुलित्जर प्राइज फिक्शन के लिए इनको फर्स्ट वुमन है जिन्हें कंसिडर किया जाता है, और कौन सी नॉवल के लिए मिला है? द एज ऑफ इनोसेंस के लिए, ठीक है। ये फेमस है अपने रियलिस्टिक पोर्ट्रेयल के लिए। ये अपर क्लास अमेरिकन सोसाइटी राइट इसके बारे में पोर्ट्रे करती हैं अपनी राइटिंग्स में, मैनर्स, ट्रेडिशन एंड कॉन्फ्लिक्ट की बात करती हैं, इंडिविजुअल डिज़ायर्स, सोशल कन्वेंशंस की बात करती हैं। इनके मेजर वर्क्स भी आपको देख के जाने हैं। वैसे तो आपने इन सभी राइटर्स की जो मैं आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ, सभी के अपार्ट फ्रॉम दिस इंपॉर्टेंट वर्क आपने मेजर वर्क्स भी देख के जाना है, क्योंकि क्रोनोलॉजी एज वेल ईयर ऑफ पब्लिकेशन से आपको क्वेश्चन मिल जाता है। सो इसके लिए मैं एक नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी जहाँ मैं आपसे इनके मेजर वर्क्स डिस्कस करूँगी, क्योंकि दिस वीडियो इज़ बेस्ट फॉर कैरेक्टर। तो हम लोग आज यहाँ पे कैरेक्टर्स की स्पेसिफिकली मैं आपसे मेंशन करने चाहती हूँ इस वीडियो में। तो मैंने आपको इंपॉर्टेंट चीज़ें बता दी हैं। अभी चलिए मैं थोड़ा बहुत आपको इनका नॉवल के बारे में बता दूँ, द एज ऑफ इनोसेंस। तो ये जो इनकी नॉवल है ये सेट हुई है 1870s में, 1870s न्यूयॉर्क सिटी में,
ठीक है, ये चीज़ आपने ध्यान में रखना है क्योंकि यहाँ से आपको फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन पर बेस्ड क्वेश्चन बनते हैं। और इसका जो थीम है दैट इज़ बेस्ड है क्लैश बिटवीन इंडिविजुअल फ्रीडम वर्सेस रिजिड सोशल नॉर्म्स, यानी कि जो अपर क्लास सोसाइटी का जो रिजिड सोशल नॉर्म्स है उसको कहीं ना कहीं वर्सेस दिया है इंडिविजुअल फ्रीडम से। ओके, और पुलित्जर प्राइज़ तो इसको मिला ही मिला है, तो ये चीज़ तो आपको मैंने बताई दी है। नाउ लेट्स मूव ऑन द मेन कैरेक्टर्स। तो जो मेन कैरेक्टर्स हैं आपके, फर्स्ट वी हैव न्यूलैंड आर्चर। ये कौन है? ये प्रोटैगनिस्ट हैं, राइट। ये लॉयर होती हैं जो टर्न हो जाती हैं बिटवीन ड्यूटी एंड पैशन, ठीक है। मैरी वॉलन भी इसमें आपको मिल जाएंगी, ये इनकी फर्स्ट फियांसी होती हैं जो इनकी बाद में वाइफ बन जाती हैं, ठीक है। तो बेसिकली आर्चर की फियांसी होती हैं ये, और सिंबल है इनोसेंस का, ट्रेडिशन सोशल नॉर्म्स का, और बाद में ये उनकी वाइफ बन जाती है। काउंटेस एलेन ऑलेंस्का। तो ये जो आपकी ऑलेंस्का है, एलन ऑलेंस्का, ये इंडिपेंडेंट, बोल्ड, चैलेंजेस, सोसाइटल एक्सपीरियंसेस आर्चर की ट्रू लव होती है। मतलब कि मेज कजिन होती है, अनकन्वेंशनल होती है। मतलब कि अनकन्वेंशनल का मतलब इंडिपेंडेंट, बोल्ड, चैलेंज, सोसाइटल एक्सपेक्टेशंस को चैलेंज करने वाली, ठीक है। और कौन होती हैं? आर्चर की ट्रू लवर होती हैं, ठीक है। इनका ट्रू लव होती हैं ये। तो ये चीज़ आपने ध्यान में रखनी है। ये मैंने आपको इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स बता दिए, इन तीनों के आपने नेम ध्यान में रखने हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस आपने अगेन थीम देखना है इस नॉवल का एज वेल। इसका पुलित्जर प्राइज़ विनिंग ईयर कौन सा है और ये क्या रिप्रेजेंट कर रही है। तो ये एक तरह से न्यूयॉर्क सिटी और सोसाइटी को रिप्रेजेंट कर रही है। इनफैक्ट जो थीम इसमें बताया गया है, लव वर्सेस ड्यूटी, इंडिविजुअल वर्सेस सोसाइटी। सो ये सभी चीज़ें आपने देखी हैं। लेट्स मूव ऑन फ्रेंड्स। नंबर नेक्स्ट, इंपॉर्टेंट नॉवलिस्ट ऑफ अमेरिकन लिटरेचर एफ स्कॉट फिट्जरग्राल्ड, द ग्रेट गैट्सबी 1925 पब्लिकेशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट नॉवल है। तो फ्रेंड्स इनके इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपने ध्यान में रखने हैं एफ स्कॉट फिट्जरग्राल्ड के। फर्स्ट ऑफ ऑल कि ही कंसिडर अ मेजर राइटर ऑफ जैज़ एज के ये मेजर राइटर कंसिडर किए जाते हैं। 1920s अमेरिका की मैं बात कर रही हूँ। वैसे अगर मैं इनकी टाइमलाइन की बात करूँ सो दैट इज़ 1896 टू 1948। फ्रेंड्स मैं आपको अनदर वीडियो बनाऊंगी जहाँ मैं इनके मेजर वर्क्स भी आपको लेकर आऊँगी, वहाँ मैं टाइमलाइन की बातें करूँगी, ठीक है। क्योंकि दैट्स वाई आई जस्ट नॉट डिस्कस इन अदर, जो भी मैंने अभी अमेरिकन राइटर्स डिस्कस किए उनका टाइमलाइन मैंने आपको नहीं मेंशन किया था। आगे इनकी जो राइटिंग्स है ना उसमें आपको अमेरिकन ड्रीम्स, वेल्थ, ग्लैमर, लव, मोरल डिके, इन सभी थीम्स को एक्सप्लोरेशन मिल जाएगा, ठीक है। किस तरीके से इन्होंने एक्सप्लोर किया है। एंड ही वॉज द पार्ट ऑफ लॉस्ट जनरेशन ऑफ अमेरिकन राइटर्स। ये आपके लॉस्ट जनरेशन के भी पार्ट हैं, राइट। This thing you will have to just keep in your mind. Now the Great Gatsby, this is most important novel written by F. Scott Fitzgerald, जिसे इन्होंने 1925 में पब्लिश कराया था। एंड इसको सेट किया था न्यूयॉर्क में, लॉन्ग आइलैंड था न्यूयॉर्क में, ये आपकी सेट हुई है। न्यूयॉर्क सेटिंग से भी आपको क्वेश्चन मिलता है, सो यू नीड टू जस्ट रिमेन सस्टेन इन योर माइंड। सेंट्रल थीम क्या है यहाँ पे? आपका जो सेंट्रल थीम है नॉवल का, द फेलर ऑफ द अमेरिकन ड्रीम। दिस इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट फ्रॉम दिस, बिकॉज ऑफ दिस एक्चुअली जो इसका थीम है, दिस नॉवल इज आस्क्ड इन योर एग्जामिनेशन रिपीटेडली, ओके। सो ये दिस थिंग यू विल हैव टू कीप इन योर माइंड एज वेल। आपको फिट्जरग्राल्ड इन्होंने इसको अपने ट्रैजिक लव स्टोरी को एंड सोशल कमेंट्री का पार्ट एक तरह से बनाया है, ठीक है। इस चीज़ का आपने ध्यान में रखना है। अभी कौन कौन से आपके मेन कैरेक्टर्स जो आपने देख के जाने हैं इसमें। फर्स्ट वी हैव जे गैट्सबी। जे गैट्सबी जो एक वेल्थी मिस्टीरियस मैन होता है, लव करता है डेजी से। मतलब कि जो जे होता है उसका लव अफेयर किससे रहता है? डेजी से होता है। थोड़ा बहुत नहीं, बहुत ज़्यादा। जैसे आपने धड़कन मूवी देखी है ना बॉलीवुड की, जिसमें सुनील शेट्टी होता है, किस तरीके से शिल्पा शेट्टी से लव करता है, सेम एग्जैक्टली द लव जो ट्रायंगल है आपको इन दिस नॉवल में मिल जाएगा। तो जो जे गैट्सबी है नॉवल के अंदर, ये मिस्टीरियस मिलीनियर होता है थ्रू लैविश पार्टीज, ठीक है। इनका जो रियल नेम होता है दैट इज़ जेम्स गैट्स होता है, और ये लव करते हैं डेजी से, जो बच्चन होती हैं, डेजी बच्चन इनका कंप्लीट नेम होता है। डीपली, बहुत ज़्यादा प्यार करता है, ट्राइज टू एक्चुअली रिक्रिएट द पास्ट, और ये कहीं ना कहीं रिक्रिएट करना चाहता है पास्ट को, क्योंकि पास्ट में इनका बहुत अच्छा लव अफेयर होता है। भाई अब डेजी है, डेजी एक ऐसे बंदे से प्यार नहीं कर सकती, ना शादी कर सकती जिसका एक फ्यूचर सेट ना हो, क्योंकि उस समय पास्ट में इनका कोई फ्यूचर नहीं था। जे गैट्सबी का नए नए अमीर बने थे। क्यों अमीर बने थे? क्योंकि ये अपने आप को रिक्रिएट कर सके, अपने लव को पा सके, लेकिन वो ये नहीं कर पाए। तो यहाँ पर एक तरह से आपको सिंबल मिल जाएगा करप्टेड अमेरिकन ड्रीम का, ठीक है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट। यहाँ पर एक और हमारा मेजर कैरेक्टर है निक।
अब ये निक कौन होते हैं? ये नरेटर हैं, आपकी नॉवल के नरेटर हैं, जो कौन होते हैं? एक यंग मैन होता है, वो कहाँ से आता है? कम्स टू न्यूयॉर्क, ठीक है। ये नरेट करते हैं स्टोरी को, ऑनेस्टली न्यूट्रल ऑब्जर्वर हैं, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव डेजी। आपने डेजी के बारे में मैंने आपको बता दिया, ब्यूटीफुल होती है लेकिन शैलो वुमन होती है। गैट्सबी लव इंटरेस्ट होता है इनका, लेकिन ये मैरिज किससे कर लेती है? टॉम से। फाइनली इनकी शादी हो जाती है टॉम से। लव अफेयर इनका जैसे चलता है जैसे कि ये आपके सुनील शेट्टी थे और ये आपके अक्षय कुमार हैं धड़कन मूवी के, ठीक है। तो टॉम से इनकी शादी हो जाती है। अब ये टॉम क्या होता है? ये डेजी के हस्बैंड होते हैं, ठीक है। रिच होते हैं, एरोगेंट होते हैं, रासिस्ट होते हैं, अनफेथफुल होते हैं, जो रिप्रेजेंट करते हैं ओल्ड मनी क्लास। तो ये नए नए अमीर नहीं हुए, ये ओल्ड मतलब कि पहले से अमीर है, ठीक है। और ये जो जे होता है ये अमीर बनता है क्योंकि ये चाहता है डेजी का वो पास्ट लव पाना, ठीक है। तो दिस इज़ द स्टोरी अबाउट। तो बेसिकली आप बोल सकते हो इसमें ना जो अमेरिकन ड्रीम्स है उनको कहीं ना कहीं एक्सप्लोर किया है। जॉर्डन बैकर भी उसमें होता है, ये डेजी का एक्चुअली फ्रेंड होता है एंड प्रोफेशनल आप बोल सकते हो गोल्फर होता है, जो निक के साथ एक कैजुअल रिलेशनशिप में होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको सिंबल दिखाया गया है इस कैरेक्टर के थ्रू, मॉडर्न बट मोरालिटी केयरलेस वुमेन को लेके, ठीक है। तो दिस इज द स्टोरी अबाउट। अभी आपने क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी है, दिस थिंग यू जस्ट प्लीज़ कीप इन माइंड कि आपको सबसे पहले क्या करना है, जो भी इसका सिम्बॉलिज्म है लाइक ग्रीन लाइट, द वैली ऑफ एशेज़, ठीक है, इन सभी को आपने देखना है। एज वेल आपने गैट्सबी डाइज, किस तरीके से उसका ट्रेजिकली उसकी डेथ होती है, ठीक है। इस नॉवल का जो एक इम्पैक्ट है उसके बारे में आपने स्टडी करना है, इसका ईयर ऑफ पब्लिकेशन देखना है, मेन कैरेक्टर्स देखने हैं, और एसोसिएशन ऑफ एफ स्कॉट फिट्जरग्लैड स्पेशली जैज एज एंड लॉस्ट जनरेशन से किस तरीके से एसोसिएटेड है, ये सभी चीज़ें आपने ध्यान में रखनी है। लेट्स मूव ऑन द विलियम फॉकनर, मोस्ट इंपॉर्टेंट अमेरिकन राइटर। तो फ्रेंड्स, विलियम फॉकनर मोस्ट इंपॉर्टेंट अमेरिकन नॉवलिस्ट हैं, शॉर्ट स्टोरी राइटर हैं, और ये फेमस हैं अमेरिकन साउथ मिसिसिपी के लिए, राइट। क्योंकि जो इनकी राइटिंग्स होती हैं अबाउट दी अमेरिकन साउथ मिसिसिपी के लिए होती हैं, और इनको हम जानते हैं नॉन फॉर हिज स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस टेक्निक, ठीक है। क्योंकि ही ऑल्सो वन ऑफ आपके जेम्स जॉयस एंड वर्जीनिया वुल्फ, ठीक है, एंड आपके फॉकनर, ये तीनों ही आपके स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस टेक्निक को यूज़ करते हैं। एंड इन सभी से पहले जो आपकी स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस टेक्निक को यूज़ किया है दैट इज़ वी हैव डोरोथी रिचर्डसन, ठीक है, रिचर्डसन। तो दिस थिंग यू विल हैव टू जस्ट कीप इन योर माइंड। एंड हु इंट्रोड्यूस स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस टेक्निक? विलियम जेम्स, ठीक है। These things you will have to just, he introduced this term and they are used this term or popularized this term, okay. And he won Nobel Prize in Literature 1949 में आपके विलियम फॉकनर को नोबेल प्राइज़ मिला है लिटरेचर में। फ्रॉम देयर ऑल्सो यू विल गेट द क्वेश्चन। और इनके जो वर्क्स हैं उसमें आपको फैमिली, मेमोरी, टाइम, बर्डन ऑफ हिस्ट्री, टाइप्स ऑफ थीम्स मिल जाएंगे। इनका जो साउंड एंड द फ्यूरी, ये जो इनका नॉवल है, इनका मोस्ट इंपॉर्टेंट इनफैक्ट मास्टरपीस है, क्योंकि जो इसका टाइटल है वो शेक्सपियर के मैकबेथ से लिया है। लाइफ इज़ अ टेल टोल्ड बाय एन इडियट फुल ऑफ साउंड एंड फ्यूरी सिग्निफाइंग नथिंग। तो बेसिकली ये जो टाइटल है दिस केम फ्रॉम दी शेक्सपियर्स ट्रेजेडी मैकबेथ, ठीक है, मैकबेथ से लिया गया है। दिस थिंग यू विल हैव टू कीप इन योर माइंड, जहाँ पे डिक्लाइन ऑफ कॉम्पसन फैमिली, ठीक है, एक कॉम्पसन फैमिली की स्टोरी के बारे में बताया गया, जो एक एरिस्टोक्रेटिक सदर्न फैमिली है, ओल्ड एरिस्टोक्रेटिक फैमिली है। तो उसी के बारे में यहाँ पे उसकी जितना भी अप एंड डाउन्स उनकी फैमिलीज़ में हुआ, ईयर्स टू ईयर्स किस तरीके से वो लोग रहे, वो सभी चीज़ें आपको इसमें देखने मिल जाएगी। और ये जो आपकी नॉवल है द साउंड एंड द फ्यूरी, इसमें आपको एक्सपेरिमेंटल मॉडर्निस्ट टेक्निक्स मिल जाएंगी लाइक स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस, फ्रेगमेंटेड नरेटिव एंड मल्टीपल नरेटर्स आपको इसमें देखने मिल जाएंगे। फ्रॉम देयर ऑल्सो यू विल गेट द क्वेश्चन, सो प्लीज़ जस्ट कीप इन योर माइंड, ठीक है। ये नॉवल आपका 4 सेक्शन में डिवाइडेड है, जिसमें एक बेंजी कॉम्पसन होता है, एक आपका क्वेंटिन कॉम्पसन होता है, नंबर 3 आपका जैसन कॉम्पसन होता है, और नंबर 4 आपका डिल्जे होता है, ठीक है। एंड मेन कैरेक्टर्स जो आपको देख के जाना है बेंजी कॉम्पसन, जो एक मेंटली डिसेबल्ड नरेटर है, जो लव करता है अपनी सिस्टर को अलॉट, ठीक है, मेंटली डिस्टर्ब है। नेक्स्ट वी हैव क्वेंटिन कॉम्पसन। क्वेंटिन कॉम्पसन एक ट्रेजिक इंटेलेक्चुअल ब्रदर होता है, यानी कि सेंसिटिव होता है, जो सुसाइड कर लेता है इन द नॉवल, ओके, आगे जाके। नेक्स्ट वी हैव जैसन कॉम्पसन 4th, ये ग्रीडी होता है, क्रूल होता है,
ब्रदर होता है, लेकिन इसका जो एक वे है ये बिटर क्रूल ब्रदर होता है, मतलब कि बहुत ग्रीडी होता है ये, ठीक है, नॉट लॉयल। एंड डिल्जे कौन होता है? ब्लैक सर्वेंट होता है, मोरल स्ट्रेंथ ऑफ द नॉवल। ये बेसिकली मेन आपका रोल प्ले करता है इन द नॉवल। मोरल होता है, स्ट्रेंथ को लेकर चलता है लास्ट तक ऑफ द नॉवल के, ठीक है। उसके बाद हमारे कैडी बच जाती है। जो कैडी होती हैं ये सेंट्रल फिगर है नॉवल की, जो नेवर नरेट्स, सिंबल ऑफ लॉस्ट इनोसेंस, ठीक है। तो कैडी सिस्टर होती हैं, सेंट्रल बट साइलेंट कैरेक्टर होती हैं, ठीक है, ऑफ द नॉवल। तो फ्रेंड्स, आपने द साउंड एंड द फ्यूरी को ईयर ऑफ पब्लिकेशन, इसमें जो टेक्निक यूज़ किया है उसे एज वेल दी फैमिली, कॉम्सन फैमिली का नाम ध्यान रखना है, एंड इसका टाइटल कहाँ से लिया है, फ्रॉम दी शेक्सपियर मैकबेथ, और इम्पॉर्टेंस क्या है इसकी कि ये मॉडर्निस्ट अमेरिकन फिक्शन है। तो ये सभी चीज़ें आपने ध्यान में रखनी है, फ्रॉम देयर यू विल गेट द क्वेश्चन। फ्रेंड, जल्दी से नंबर 9 हमारे नॉवलिस्ट देख लेते हैं। अर्नेस्ट हेमिंगवे मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, आपके मॉडर्निस्ट हैं, लॉस्ट जनरेशन राइटर हैं, एंड आइसबर्ग थ्योरी, यू नो, थियोरी ऑफ ओमिशंस, मतलब कि थोड़े शब्दों में अपने जो भी तुम्हारा एक डेप्थ वाला जो आप बोल सकते हो एक डेप्थ अर्थ वाली बात को बोल देना, यानी कि कम शब्दों में अपनी गहराई, जो आपकी एक शब्दों का गहराई है ना, उसमें वो बात कह देना। मैं शायद अच्छे से आपको कह नहीं पा रही हूँ, बाकी इसका जो मीनिंग है आइसबर्ग थ्योरी के लिए हम इनको जानते हैं, आप इस चीज़ का ध्यान रखना, ठीक है, आइसबर्ग थ्योरी, ठीक है। इसका मतलब यही होता है कि सिंपल सेंटेंस में अपनी गहरी बात को कह देना। आप ऐसे मान के चलिए, मैं हो सकता है अच्छे से आपको बोल नहीं पा रही हूँ यहाँ पे, क्योंकि मुझे भी ऐसा फील हो रहा है कि आई कांट एक्सप्लेन हियर। तो आइसबर्ग थ्योरी, आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है, दिस इज द स्टाइल जो ये यूज़ करते हैं अर्नेस्ट हेमिंगवे इन हिज राइटिंग्स। नोबेल प्राइज़ विनिंग है इन लिटरेचर में 1854 द ईयर, 1954 नॉट 1854, एक्चुअली 1954 द ईयर जब इन्हें नोबेल प्राइज़ इन लिटरेचर में मिला है। अच्छा, आपको नोबेल प्राइज़ विनिंग अगर ईयर्स देखना है, मेन जितने भी राइटर्स का क्वेश्चन एग्जामिनेशन में मिलता है, तो उसके लिए आप मुझे कमेंट करना, इसका भी लिस्ट मैंने प्रिपेयर किया है, आई विल टैग इन योर कमेंट सेक्शन, ओके। एंड दिस थिंग यू विल हैव टू कीप इन योर माइंड। एंड द ओल्ड मैन एंड द सी 1952 पब्लिकेशन, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, इनका मेजर वर्क है जो इंटरनेशनल फेम जिसको मिला है। इनफैक्ट जस्ट बिकॉज ऑफ दिस वर्क ही गॉट नोबेल प्राइज़ इन लिटरेचर, ठीक है। बेसिकली ये नोवेला है, यानी कि दिस इज शॉर्ट फ्रॉम द नॉवल एंड लॉन्ग फ्रॉम द शॉर्ट स्टोरी कॉल्ड नोवेला, ठीक है। तो ये नोवेला है, एंड इसकी आपने मेन कैरेक्टर्स देख के जाने हैं, एंड एज वेल आपने थीम ज़रूर से देखना है, स्ट्रगल, एंड्योरेंस, डिग्निटी, फेलर वर्सेस सक्सेस, दिस इज द मेन थीम ऑफ द नॉवल, ठीक है। एंड लेट्स टॉक अबाउट द कैरेक्टर्स। सैंटिगो एक ओल्ड फिशरमैन होता है जो मेन हीरो है नोवेला का। 84 इनकी ईयर्स होती है, 84 ईयर्स ओल्ड होते हैं ये, एंड ये कहीं ना फ़िश को नहीं पकड़ पाते, तो अनलकी मानते हैं अपने आप को। जो लोग फ़िश को नहीं पकड़ पाते थे ड्यूरिंग दैट सिचुएशन, जो ये जहाँ पर ये नोवेला लिखा है, तो उस सोसाइटी में उन लोगों को अनलकी समझा जाता था। लेकिन आपके जो सैंटियागो थे, इन्होंने कभी हार नहीं मानी थी, और इन्होंने क्या करा, अकेले ही इन्होंने एक जांट, यू अंडरस्टैंड, जांट मार्लिन, दिस इज़ द नेम ऑफ दैट इन बिगेस्ट, यू नो, उसको ये पकड़ के लेके आ जाते हैं, ठीक है। आप बोल सकते हो जांट मार्लिन, दिस इज़ द नेम ऑफ फिश जिसे ये अकेले ही पकड़ लेते हैं, इनफैक्ट जिसको नंबर्स ऑफ जो फिशरमैन होते हैं वो पकड़ने में हार जाते हैं। और इनका एज आपने देखा ना, 84 ईयर्स, हाउ ओल्ड ही इज़, तो ऐसा ही टाइटल है द ओल्ड मैन एंड द सी। तो ये हार नहीं मानते, तो यहाँ पर सिंबल दिखा है, यू नो, कहीं ना कहीं ह्यूमन स्पिरिट, करेज एंड डिग्निटी इन सफरिंग, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव मैनोलिन, ये एक छोटा सा यंग बॉय होता है हु केयर्स फॉर सैंटियागो, तो बहुत छोटा बच्चा होता है, ठीक है। इनफैक्ट आप बोल सकते हो इनके हेल्पर होते हैं, कि इनके सेंटियागो से बहुत प्रेम करते हैं, उनको बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। और आप बोल सकते हो जो मैनोलिन है नोवेला में सिंबल है होप के, कंटिन्यूटी ऑफ ट्रेडिशन के, ठीक है। अभी नेक्स्ट वी हैव द मार्लिन, दिस इज द नेम ऑफ एक्चुअली फिश, ये फ़िश होती है हु फाउट बाय सेंटियागो, जो फाइनली सेंटियागो से लड़ती है, क्योंकि सेंटियागो इसको पकड़ने की कोशिश करते हैं, एंड यू नेवर इमेजिन हाउ मेनी डेज, यू नो, ही जस्ट स्पेंड, इसको ये पकड़ के रखते हैं, दिस इज़ अ बिग डील, राइट। तो यहाँ पर आपको नेचर ऑफ ब्यूटी, चैलेंज, मेन वर्सेस, यू नो,
आपको नेचर देखने मिल जाएगा इसमें। ओके, नेक्स्ट वी हैव, आपने जो चीज़ें इसमें ध्यान रखनी है इस पर्टिकुलर राइटर से, आपको थीम ध्यान में रखने, ईयर ऑफ पब्लिकेशन, अवार्ड नोबेल प्राइज़ विनिंग, कब अवार्ड मिला, ठीक है, एज वेल पुलित्ज़र प्राइज़ भी मिला है। दिस novella get Pulitzer Prize also in the year 1953। अब आपने चीज़ें क्या क्या ध्यान रखनी है रिगार्डिंग अर्नेस्ट हेमिंगवे से, द ओल्ड मैन एंड द सीन का नोवेला है जो 1952 में पब्लिश हुआ था, दैन उसके बाद इन्हें पुलित्ज़र प्राइज़ मिलता है 1953 में, दैन ही गॉट नोबेल प्राइज़ इन लिटरेचर 1954। देखिए सीक्वेंस में आपने इसको लर्न करना है। 84 ईयर होता है आपका सेंटियागो का, मेन कैरेक्टर्स आपको देख के जाना है, थीम देख के जाना है, आइसबर्ग थ्योरी जो हिडन मीनिंग अंडर सरफेस की बात किया जाता है, आइसबर्ग थ्योरी, दिस टेक्निक यू विल हैव टू जस्ट कीप इन योर माइंड रिगार्डिंग अर्नेस्ट हेमिंगवे एंड अ मैन कैन बी डिस्ट्रॉयड बट नॉट डिफीटेड। दिस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट आप कह सकते हैं स्टेटमेंट है ऑफ सेंटियागो, राइट, और इनफैक्ट हेमिंगो की फिलॉसफी है जहाँ पर वो कहते हैं अ मैन कैन बी डिस्ट्रॉयड बट नॉट डिफीटेड, इंसान बर्बाद हो सकता है लेकिन हार नहीं सकता आदमी, ठीक है। तो ये चीज़ें आपने ध्यान में रखनी है। लेट्स फटाफट से मूव ऑन हो जाते हैं जॉन स्टेनबर्ग। जॉन स्टेनबर्ग का द ग्राफ्स ऑफ द रेथ, इसे आपने ध्यान में रखना है। 1939 में आपको बता दूं फ्रॉम दिस पर्टिकुलर नॉवल, आपको यहाँ पे मैचिंग्स में भी क्वेश्चन मिलते हैं, तो ईयर ऑफ पब्लिकेशन आपको इसका ध्यान में रखना है। नेक्स्ट, टॉम जॉट रिसेंटली पारोल्ड प्रोटैगनिस्ट, ये आपके प्रोटैगनिस्ट हैं ऑफ द नॉवल के। इसमें एक माँ जॉर्ड होती हैं जो होते हैं सिंबल ऑफ मैटरनल स्ट्रेंथ की, जिम कैजी होते हैं जो फॉर्मल प्रीचर होते हैं, एक्टिविस्ट होते हैं, पा जॉर्ड होते हैं इसमें पैट्रियार्क ऑफ द जॉर्ड फैमिली। ओके, तो फ्रेंड जॉन स्टेनबेक भी आपके नोबेल प्राइज़ विनिंग राइटर है। 1962 में इनको नोबेल प्राइज़ विन ही वॉन एक्चुअली, और इन्होंने जो जितना भी इनका नॉवेल्स हैं, जो इनकी राइटिंग्स हैं, जो इनके वर्क्स हैं, वो क्लास वर्किंग क्लास पीपल, फार्मर और ग्रेट डिप्रेशंस, जो ग्रेट डिप्रेशंस जो होता है उसकी जो स्ट्रगलनेस होती है उसको कहीं ना कहीं शो ऑफ करते हैं अपनी राइटिंग्स में, ठीक है। तो इकोनॉमिक कोलैप्स आपको देखने मिल जाएगा जिसकी वजह से माइग्रेट हो रहे थे लोग, तो अपनी अपनी ज़मीन छोड़कर जा रहे थे, तो इस चीज़ का आपने ध्यान में रखना है। पुलित्ज़र प्राइज़ भी मिला है, दैट एक्चुअली वॉन 1940 में इनके इस मास्टरपीस को द ग्रैप्स ऑफ रेथ को पुलित्ज़र प्राइज़ मिला था। सो आपने ध्यान में रखना है 1939 ईयर ऑफ पब्लिकेशन, 1940 वॉन पुलित्ज़र प्राइज़, 1962 वॉन नोबेल प्राइज़ इन लिटरेचर, ठीक है। दिस थिंग यू विल हैव टू जस्ट कीप इन योर माइंड। और मैंने आपको सेंट्रल कैरेक्टर के बारे में, टॉम के बारे में बता दिया, जो जेल से रिलीज़ होने के बाद फैमिली के साथ कैलिफोर्निया में जाता है, और नॉवल के एंड में आपको ऑप्रेस्ड वर्कर्स किस तरीके से ही एक्चुअली इंडल्ज इन द फाइटिंग विद दैम। माँ जॉर्ड इसके अंदर होती हैं जो जॉर्ड की फैमिली की बैकबोन होती हैं एक्चुअली, और पा जो होते हैं ये आपके फादर हो गए ऑफ टॉम के, एंड जो जिम होता है, जिम कैजी जो होता है वो फॉर्मर प्रीचर होता है। तो मैंने आपको बता दिया, इसमें आपने ये चीज़ें ध्यान में रखनी है। थीम्स आपको देख के जाने, ग्रेट डिप्रेशन एंड पॉवर्टी, इनजस्टिस, एक्सप्लॉयटेशन की बात करते हैं, तो इस चीज़ का आपने ध्यान में रखना है। और ये जो नॉवल है अमेरिकन लिटरेचर में वर्किंग क्लास लिटरेचर का सबसे बड़ा एग्जाम्पल है, एंड इसमें आपको जितना भी यूजीसी नेट का एग्जाम है यहाँ से आपको इनके कैरेक्टर से क्वेश्चन मिलते हैं, सो आपने इस चीज़ को ध्यान में रखना है। नाउ लेट्स मूव ऑन द राल्फ एलिसन। नंबर 11 राल्फ एलिसन और इनका इनविजिबल मैन 1952। तो फ्रेंड्स, ये जो आपके राल्फ एलिसन है ये आपके अफ्रीकन अमेरिकन नॉवलिस्ट हैं, अफ्रीकन अमेरिकन नॉवलिस्ट, इस चीज़ का आपने ध्यान में रखना है। यहाँ से नेशनैलिटी से भी आपको क्वेश्चन मिल जाता है, लिटरेरी क्रिटिक भी हैं, स्कॉलर भी हैं, ठीक है। और इनविजिबल मैन इनका सबसे इंपॉर्टेंट टेक्स्ट है, फेमस टेक्स्ट है, जिससे इन्हें नेशनल बुक अवार्ड मिला है इन द ईयर 1953। ओके, एंड नॉवल जो है इनकी अफ्रीकन अमेरिकन आइडेंटिटी, रेसिज्म और इंडिविजुअलिटी के स्ट्रगल को एक्सप्लोर करती हैं। एज वेल इनविजिबल मैन की अगर मैं बात करूँ तो ये इनका नॉट ओनली साइंस फिक्शन है बल्कि इनविजिबिलिटी के लिए मीटाफोरिकल इनविजिबिलिटी के बारे में बात करता है, ठीक है। तो इसमें जो नरेटर है आपका अननेम्ड होता है, जो अननेम्ड नरेटर होता है जो रिप्रेजेंट करता है अफ्रीकन अमेरिकन आइडेंटिटी को। इसमें एक ब्रदर होता है, ठीक है, जो लीडर होता है ऑफ ब्रदरहुड का, एंड टॉड होते हैं इसमें जो क्रिश्मेटिक मेंबर होते हैं ब्रदरहुड के, और डॉक्टर ब्लेड्सो होते हैं जो कॉलेज हेड होते हैं जो बिट्रे करते हैं द नरेटर को। ओके, तो आपने क्या क्या चीज़ें फाइनली ध्यान में रखनी है। इनविजिबल मैन का ईयर ऑफ पब्लिकेशन, वॉन नेशनल बुकर अवार्ड,
इन 1953 और इसका जेनर क्या है, दैट इज़ बिल्डिंग्स रोमन, क्योंकि यहाँ पर आपको कहीं ना कहीं जो प्रोटैगनिस्ट है उसका आपको ग्रोथ मिल जाएगा फ्रॉम चाइल्डहुड टू अडल्टहुड। पॉलिटिकल नॉवल भी है एज वेल अफ्रीकन अमेरिकन लिटरेचर को भी एक्सप्लोर करती है। सो सिंबल भी आपको देख के जाने इस नॉवल के अपार्ट फ्रॉम दिस। ओके, नेक्स्ट वी हैव टॉनी मॉरिसन, मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपकी, और इनका जो नॉवल है बिलव्ड। तो फ्रेंड्स, टॉनी मॉरिसन अफ्रीकन अमेरिकन नॉवलिस्ट हैं, एसेइस्ट हैं, एडिटर हैं, इनफैक्ट शी नोबल लॉरिएट इन लिटरेचर। 1993 शी बिकेम नोबल लॉरिएट इन लिटरेचर। दिस थिंग यू विल हैव टू कीप इन योर माइंड। अपनी राइटिंग्स में ये अफ्रीकन अमेरिकन एक्सपीरियंस की सेलेब्रिटी को, उसकी लेगेसी के बारे में बात करती हैं। इनकी जो फेमस नॉवल हैं द ब्लूएस्ट आइज, स्यूला, सॉन्ग ऑफ सोलोमन एज वेल बिलव्ड 1987। यहाँ से आपको क्वेश्चन एग्जामिनेशन में मल्टीपल टाइम मिलते हैं, तो आपने ओवरऑल टॉनी मॉरिसन को डिटेल्ड में स्टडी करना है। आई विल कवर इन नेक्स्ट वीडियो, जहाँ पे मैं आपको मेजर वर्क्स बताने वाली हूँ इन सभी टॉप 20 अमेरिकन राइटर्स के। यहाँ मैंने कैरेक्टर्स बताए हैं एज वेल जितना भी इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे सकती हूँ, बट इन नेक्स्ट वीडियो डेफिनेटली आई विल अपलोड वेयर आई टॉक्ड अबाउट मेजर वर्क्स, और उसमें आपने क्या क्या चीज़ें स्टडी करनी है ये भी मैं आपको डिटेल में बताऊंगी। उसके लिए आपको मुझे कमेंट करना पड़ेगा इफ़ यू वांट। ठीक है, अब जल्दी से देख लेते हैं। ये मॉरिसन का सबसे सेलिब्रेटेड वर्क कंसिडर किया जाता है बिलव्ड, जो इन्होंने 1988 बेसिकली 1988 में जिसे इन्हें पुलित्जर प्राइज़ मिला था। ठीक है, पुलित्जर प्राइज़ इनको किस में मिला था, 1988। पुलित्जर प्राइज़ ना अक्सर ईयर आफ्टर मिलते हैं ऑफ पब्लिकेशन ईयर से। तो 87 में बिलव्ड पब्लिश हुआ था, और पीपीपी इनको यानी कि पुलित्जर प्राइज़ 188 में मिला था। और ये जो नॉवल है इनकी सिलेवरी और ट्रॉमा उस मेमोरी को एक्सप्लोर करती है, तो इसको आपने बहुत अच्छे से स्टडी करना है। इसकी जल्दी से हम कैरेक्टर देख लेते हैं। तो सीथी होती हैं जो फॉर्मर स्लेव होती हैं, इनफैक्ट मदर होती हैं और सेंट्रल कैरेक्टर होती हैं ऑफ द नॉवल की, जो चाहती हैं कि जो उनकी डॉटर है वो सिलेवरी में ना आए। दैट्स वाई शी किल्ड हर डॉटर, अपनी डॉटर को मार देती हैं जिससे कि मेरी डॉटर भी वही ज़िंदगी ना जिए जो मैंने जी है, क्योंकि ये जानती हैं स्लेवरी कितना ज़्यादा ब्रूटल बिहेवियर किया जाता है स्लेव्स के साथ। ठीक है, बिलव्ड जो होता है घोस्ट ऑफ सेथीज डेड डॉटर, ये जो बिलव्ड है इसमें आपको गॉथिक एलिमेंट्स में मिल जाएंगे नॉवल में, बिकॉज लास्ट में जब ये डेथ हो जाती है या जब ये किल्ड कर देती है अपनी डॉटर को, बिलव्ड को, तो उसका जो घोस्ट होता है उसकी जो एक आत्मा जिसे आप बोलते हैं, है ना, जो उसकी सोल होती है, came back and talks to her another daughter, जो आपकी सीथी की डॉटर होती है उनसे बात करती है। डेनवर हो गए जैसे, है ना, तो यहाँ पर उसी के बारे में बताया गया। अभी डेनवर कौन है, ये सीथी की छोटी बेटी होती है जो धीरे धीरे मतलब कि हीलिंग करने का रास्ता ढूंढती है। किस तरीके से शी जस्ट वांटेड टू गो आउट, राइट, एंड जो बाहरी दुनिया है उससे वो किस तरीके से जॉइंट हो। तो ये सभी चीज़ें आपको ध्यान में रखना है। डेनवर इनकी अनदर डॉटर होती है। पॉल डी कौन होते हैं, स्वीट होम प्लांटेशन। ठीक है, इसमें एक ये स्लैब होते हैं जो सीथी से कहीं ना कहीं लव करते हैं और इनको अपना लाइफ पार्टनर बनाने की होप रखते हैं। ठीक है, तो दीज आर दी मेन कैरेक्टर्स मैंने आपको बता दिए। अभी नेक्स्ट वी हैव एलिस वॉकर का द कलर पर्पल। दिस इज़ अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट फेमिनिस्ट टेक्स्ट में कंसीडर किया जाता है, फेमिनिस्ट टेक्स्ट। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं फेमिनिस्ट टेक्स्ट से आपको क्वेश्चन एग्जामिनेशन में डेफिनेटली मिलता है। इसका भी मैंने प्रॉपर लिस्ट अपने पास रखा है। इफ़ यू रियली वांट कमेंट में मैं आपको कंप्लीट जितना भी फेमिनिस्ट टेक्स्ट हैं जो आपसे रिपीटेडली एग्जाम्स में आपको मिलते हैं, इनफैक्ट जो आपका भी लास्ट 27 जून को हुआ है, जो आपका 7 जनवरी को यूजीसी नेट का एग्ज़ाम हुआ था, वहाँ पर भी वो सभी नॉवेल्स आपसे फेमिनिस्ट राइटर की पूछी गई थी, जो मैंने ऑलरेडी इंक्लूड की हुई है अपनी लिस्ट में। ओके, अगर आप विलिंग हैं सो जस्ट कमेंट मी, राइट। चलिए अभी नेक्स्ट टॉक करते हैं। ये इसमें सैली होती हैं जो पुअर अफ्रीकन अमेरिकन विमन होती हैं, इनफैक्ट नरेटर होती हैं स्टोरी की। नेटी इनकी सिस्टर होती हैं जो एनी हाउ इनको बहुत ज़्यादा हेल्प करती हैं जब ये नॉवल आपकी फर्दर आगे की ओर चलती है, एक्सप्लोर करती है, अपने डेप्थ पर जाती है, अपने एंड को जाने की कोशिश करती है। तो नेटी का जो रोल होता है इनकी सिस्टर का इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि शी कहीं ना कहीं हेल्प करती है अपनी सिस्टर सैली को। इसमें एक शग एवरी होता है, ये एक सैली की लवर एंड सिंगर होती हैं। ये शग जो होती है एवरी एक मतलब सिंगर होती हैं और अपनी ओन टर्म्स पर जीती है। मिस्टर एल्बर्ट जो होते हैं इसके एब्यूसिव हस्बैंड होते हैं। किसके हस्बैंड होते हैं, सैली के। और ये जो होता है ना अल्बर्ट, ये कहीं ना कहीं इसके साथ इसका लव अफेक्शन रहता है, और ये वो बंदी होती है शग जो सैली को किस तरीके से लाइफ में रहना चाहिए, किस तरीके से बोल्ड बनना चाहिए, किस तरीके से इंडिपेंडेंस को मतलब
अंडरस्टूड करना चाहिए, किस तरीके से सेल्फ इंडिपेंडेंट बनना चाहिए, ये सभी जो इंपॉर्टेंट नॉलेज होती है शग से ही इनको मिलती है। ओवरऑल ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट नॉवल है, इसे तो आपने स्टडी डिटेल मैनर में करना ही करना है। अपार्ट फ्रॉम दिस आपने इसका पर्टिकुलर थीम आप इसकी सिर्फ समरी कर लीजिए, यू हैव डन विद इट। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट हमारी जो राइटर हैं दैट इज़ सिल्विया प्लाथ। मोस्ट इंपॉर्टेंट अमेरिकन पोइट है, नॉवलिस्ट हैं, इनफैक्ट शॉर्ट स्टोरी राइटर है, फीमेल है। शी एसोसिएटेड विद कन्फेशनल पोइट्री, कन्फेशनल पोइट्री से इनका एसोसिएशन है। दिस थिंग यू विल हैव टू जस्ट कीप इन योर माइंड। एंड जो इनका इम्पॉर्टेंट टेक्स्ट है द बेल जार, दिस इज़ वन ऑफ द फेमिनिस्ट टेक्स्ट, ठीक है, 1963 पब्लिकेशन है। और इनका जो हस्बैंड है उनका नाम होता है टेड हग्स, ठीक है। इस चीज़ को भी आपने ध्यान में रखना है क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन आपको एग्जामिनेशन में मिलता है। तो टेड हग्स इनके हस्बैंड होते हैं और इनके कुछ पोएट्री कलेक्शन भी है जिसे आपने देख के जाना है। एंड लेट्स टॉक अबाउट दी द बेल जार। जो इनका बेल जार है दैट इज़ इम्पॉर्टेंट है नॉवल, जिसे इन्होंने अंडर स्यूडोनेम विक्टोरिया लुकास, ठीक है, आई एम जस्ट राइटिंग हियर विक्टोरिया लुकास, दिस इज़ दी pseudonym, अंडर दिस pseudonym शी पब्लिश दिस द बेल जार, ठीक है, दिस इज़ द नॉवल। और ये सेमी ऑटोबायोग्राफिकल नॉवल भी है इनकी, इनफैक्ट फेमिनिस्ट टेक्स्ट में भी इसको कंसिडर किया जाता है। सेमी ऑटोबायोग्राफिकल नॉवल है इनकी, जो बेस्ड है प्लाथ की ओन स्ट्रगल, इनका जो अपना डिप्रेशन था, आइडेंटिटी क्राइसिस था, इनको जो मेंटल इलनेस था उसके बारे में। और ओवरऑल आप बोल सकते हो ये जो इनकी नॉवल है बिल्डिंग्स रोमन, साइकोलॉजिकल फिक्शन एंड फेमिनिस्ट नॉवल भी है, राइट। सो दीज थिंग यू विल हैव टू कीप इन योर माइंड। नाउ इसमें जो मेजर आपको कैरेक्टर है एक तो है ईस्थर। ईस्थर कौन होती हैं? ईस्थर जो होती है हीरोइन है, जो रिप्रेजेंट करती है प्लाथ के अपने खुद के स्टाइल को, डिप्रेशन और आइडेंटिटी को लेकर, ठीक है। नेक्स्ट इसमें होता है बडी। जो बडी होता है इनका बॉयफ्रेंड होता है, जो एक मेडिकल स्टूडेंट होता है, सिंबल है पैट्रियार्टिकल एक्सपेक्टेशन का। जैसे पैट्रियार्टिकल पुरुष प्रधान सोसाइटी होती है ना, तो उसी का सिंबल है ये बंदा। मिसेस ग्रीनवुड होती हैं इसके अंदर, ईस्थर की मदर होती हैं, जो ट्रेडिशनल होती हैं, फेल हो जाती है टू अंडरस्टैंड ईस्टर्स मेंटल इलनेस, अपनी बेटी की जो मेंटल इलनेस है उसको अंडरस्टूड करने में फेल हो जाती हैं। डॉक्टर नॉलम इसके अंदर होते हैं, जो फीमेल साइकाइट्रिस्ट होती हैं, जो हेल्प करती है कहीं ना कहीं ईस्थर को रिकवर होने में, ठीक है। ये इनको कहीं ना कहीं हेल्प करती है इन द नॉवल। तो इसे आपने खुद से स्टडी करना है एंड इसके थीम्स आपको देख के जाने हैं। इनफैक्ट आपको पब्लिकेशन ईयर, क्योंकि 1963 द ईयर जब इसे यूके में पब्लिश किया गया था और यूएस में इसे 1971 में पब्लिश किया था, ठीक है। दिस थिंग यू विल हैव टू कीप इन योर माइंड। सेमी ऑटोबायोग्राफिकल नॉवल है, फेमिनिस्ट नॉवल है और इसमें कौन कौन से थीम है और इसकी फेमस लाइन भी आपको देख के जानी है। आई टुक अ डीप ब्रेथ एंड लिसन टू द ओल्ड ब्रैग ऑफ माई हार्ट, आई एम ओके, ये आपको देख के जाना है। नाउ लेट्स मूव ऑन द अर्दर मिलर। मोस्ट इंपॉर्टेंट, डेथ ऑफ अ सेल्समैन, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट प्ले रिटन बाय अर्दर मिलर, 1949 क्लासिकल प्लेज में इट कंसीडर। और इसमें जितने भी कैरेक्टर्स हैं यहाँ से भी आपको क्वेश्चन मिलता है। तो फ्रेंड्स, अर्दर मिलर जो हैं आपके अमेरिकन प्लेराइट हैं और इनको जाना जाता है अमेरिकन सोसाइटी, ड्रीम्स और फेलर एंड मोरालिटी के बारे में ये लिखते हैं। इनका जो फेमस प्ले है दैट इज़ डेथ ऑफ अ सेल्समैन, दैट इज़ 1949 पब्लिकेशन, इंपॉर्टेंट है। और इसमें जो मेन कैरेक्टर हैं विली, जो एक एजिंग सेल्समैन होते हैं, अमेरिकन ड्रीम को कहीं ना कहीं वो उसमें खोए रहते हैं और रियलिटी को एक्सेप्ट नहीं कर पाते, वॉट एग्जैक्टली द रियलिटी, और जस्ट बिकॉज ऑफ इट वो सुसाइड कर लेते हैं, ठीक है। इसमें जो अनदर करेक्टर है दैट इज़ बिफ। बिफ कौन होते हैं? बिफ इनके विली का बड़ा बेटा होता है, हिज डिसइल्यूजन सन, यानी कि इनका एल्डर सन होता है ये इनके विली का, ठीक है। ये एक समय में टैलेंटेड था लेकिन अपने फादर की अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन की वजह से वो अपना फ्यूचर भी कहीं ना कहीं मतलब कि बर्बाद कर देता है, क्योंकि इनके जो फादर थे वो हमेशा एक ड्रीम में खोए रहते थे कि नहीं, वो एक्सेप्ट ही नहीं करते थे कि उनकी क्या पोजीशन है। ऐसा हमारी लाइफ में भी होता है, कई बार हम लोग जिस पोजीशन में होते हैं वी आर अनएबल टू अंडरस्टैंड दैट पोजीशन ऑफ अस। तो यही सेम प्रॉब्लम आपकी इनके साथ थी, विली के साथ। और इसका इफेक्ट किसको हुआ? इनके बड़े बेटे बिफ को हुआ, ठीक है। लिंडा इसमें कौन होती है? लिंडा इनकी लॉयल वाइफ होती है जो हमेशा इनको सपोर्ट करती हैं, ठीक है, सपोर्टिव वाइफ आप बोल सकते हो। हैप्पी इनका एक और बेटा होता है जो इनका छोटा बेटा होता है, सुपरफिशियल होता है, स्टेटस होता है, विमेन में इंटरेस्टेड होता है। मतलब कुल मिलाकर ओवरऑल इनके जो दोनों ही बेटे होते हैं दे आर जस्ट नॉट द बॉयज़ जैसे सोसाइटी में हम मतलब एक्सपेक्ट करते हैं कि बॉय को ऐसा होना चाहिए, इट शुड बी। तो
कुल मिलाकर ओवरऑल इनके दोनों बेटे ही बेकार थे और बिली की भी अपनी सुसाइड कर लेते, तो इनकी पूरी फैमिली बर्बाद थी। तो किस तरीके से ये जो ड्रीम एक हमारा जो एक जो हमारी रॉन्ग जो एक्सपेक्टेशंस होती है ना फ्रॉम दी सोसाइटी, तो उसके बारे में इसमें बताया है कि आप किस तरीके से खो जाते हैं उन चीज़ों को लेकर जो आपकी कभी थी ही नहीं। ठीक है, तो आपने सिग्निफिकेंस देखना है इस पर्टिकुलर प्ले का। दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। नाउ लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट वन, टेनिसन विलियम का द स्ट्रीट कार नेम डिज़ायर 1947। दिस इज ऑल्सो मोस्ट इंपॉर्टेंट। ब्लांची, स्टैनले, स्टेला, मिच, इन सभी से आपको क्वेश्चन एग्जाम्स में बनते हैं। फैरिड सदर्न बेल होते हैं, ब्रूटल मैस्कुलाइन मैन होता है, ब्लांची की सिस्टर होती है स्टेला, और मिच इनका स्टैनले का फ्रेंड होता है, इनफैक्ट सूटर होता है। तो फ्रेंड्स आपको पता होना चाहिए जो आपके टेनिस विलियन हैं ये कंसिडर किए जाते हैं ग्रेटेस्ट अमेरिकन प्ले राइट ऑफ 20th सेंचुरी। और इनके जो प्ले हैं ना अक्सर डील करते हैं ह्यूमन इमोशंस, उनकी ब्रोकन ड्रीम्स, डिज़ायर और साइकोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट्स को लेके। अगर मैं इनकी इसी पर्टिकुलर प्ले की बात करूँ, स्ट्रीट कार नेम डिज़ायर, जो मैंने यहाँ पे मेंशन किया है, 1947 इसका पब्लिकेशन है। इसमें ट्रेजिडी, सदर्न गॉथिक ड्रामा है एग्जैक्टली ये, और यहाँ पे आपको इल्यूजन, रियलिटी, डिज़ायर, डिस्ट्रक्शन काइंड्स ऑफ थीम्स मिल जाएंगे। अगर मैं मैन कैरेक्टर्स की मैंने आपको बता दिए, ब्लांची हो गए जो एक इल्यूजन और आपके डिक्लाइन ऑफ ओल्ड सदर्न वैल्यूज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है इन द प्ले में। ठीक है, स्टैनले जो होता है वो किस तरीके से ब्लांची का जो ब्रदर इन लो होता है वर्किंग क्लास होता है और रफ डोमिनेंट होता है। नेक्स्ट स्टेला जो होती है किस तरीके से यंगर सिस्टर होती है, मैरिड करती है स्टैनले से, और सिस्टरली लॉयलिटी एंड मैरिटल लव के बारे में इसको किस तरीके से ब्रेकआउट किया जाता है, तो उसमें दिखाया गया है। तो ओवरऑल आपने इसको स्टडी करना है एंड आपने कुछ चीज़ें ध्यान में रखनी है, जैसे कि आपका इसको कब लिखा था, दैट वाज 1947। इसको पुलित्ज़र प्राइज़ मिला था, बट व्हेन इट वॉन द पुलित्ज़र प्राइज़, आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, सदर्न गॉथिक ट्रेडिशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, और इसमें कुछ कोट्स भी आपसे पूछी जाती हैं, उन्हें भी आपने ध्यान में रखना है। नेक्स्ट वी हैव यूजीन ओनील। यूजीन ओनील का लॉन्ग डेज जर्नी इनटू नाइट 1956, इसके आपने कैरेक्टर्स देख के जाने, यहाँ से आपको एग्जाम में मिलते हैं। लाइक आपका हो गया जेम्स, मैरी, जेमी और एंडमंट। फादर होते हैं, ये आपकी मदर होती हैं, और ये एल्डर सन होते हैं, और ये यंगर सन होते हैं। ठीक है, J.D. Salinger, द कैचर इन द राय, इतना इंपॉर्टेंट है। मैनी टाइम दिस रिपीट इन योर एग्जामिनेशन इन मैचिंग्स और इन कैरेक्टर बेस्ड ऑल्सो। तो कैचर इन द रे आपको स्टडी करना है इन अ ग्रेट मैनर, और होल्डन, फॉयब, मिस्टर एंटोलिनी और स्ट्रैडलर, इन सभी को आपने करना है। एक तो ये टीनेज नरेटर होता है, इसकी यंगर सिस्टर होती है फॉयब, और इंग्लिश टीचर इसके मिस्टर एंटोलिनी होते हैं, एंड स्टार्ट लेटर कौन होता है, इसके रूममेट होते हैं। तो आपने स्टडी करना है डिटेल मैनर में। टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है इसलिए मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं लेके जा रही हूँ। रिचर्ड राइट्स हमारे पास नेक्स्ट है, जिनका नेटिव सन 1940। इसमें बिगर, मैरी, जैन एंड मिस्टर मैक्स के आपको रोल देखना है, क्या रोल किया है इन्होंने। एंड लास्ट वन है हमारे हार्पर ली, टू किल अ मॉकिंग बर्ड 1960। मोस्ट इंपॉर्टेंट इसमें स्काउट, एटिकस, जैम, टॉम एंड बू, इन सभी कैरेक्टर्स को आपने देखना है। होप यू कैन अंडरस्टैंड गाइज। नाउ आई एंड माई वीडियो, वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो, जहां मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी। यू विल लेट मी नो आप क्या चाहते हैं, वेदर वुड यू लाइक आई विल अपलोड वीडियो जहाँ मैं आपके साथ मोर इंडियन इंग्लिश राइटर और अदर राइटर्स के मेजर वर्क्स लेके आऊँ। किस टॉपिक को आप चाहते हैं मुझे ज़रूर से कमेंट करके बताइएगा, जो मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँ सेम वे में जैसे मैं अभी आपको डिटेल एक्सप्लेन कर रही हूँ। और गाइज न्यू है तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब चैनल एंड स्टे ट्यून टिल जब भी मेरा वीडियो एंड होता है उसको एंड तक आपको देखना है, एंड मेरे चैनल के साथ आपको स्टे ट्यून रहना है। वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय।